मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, कॉलेज एजुकेशन राजस्थान। आधुनिक भारत के इस पेपर में आज हम बात करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर की, यानी ये वॉर्स इसलिए लिखा है क्योंकि 4 युद्ध हुए। यहां पर आंग्ल मैसूर युद्धों की चर्चा हो रही है, किस प्रकार से मैसूर और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होते हैं और किस प्रकार से अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे मैसूर को जीता और भारत में अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। जहां तक हम बात करते हैं, एक चर्चा पहले भी आई है, उस समय का भारत ये था 18वीं शताब्दी के भारत की जब हम करते हैं, क्योंकि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभुत्व, अपना उपनिवेशवाद, अपना साम्राज्यवाद स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए ये जो राज्यों की प्रक्रिया आप देख सकते हैं, उस वक्त ये स्थिति मैसूर की है। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैसूर ये पार्ट मैसूर का है, ये पार्ट बंगाल का है, ये बंगाल है, ये मैसूर है, ये मराठे हैं, इधर अब्दाली था, इधर गोरखे थे और यहां हैदराबाद का राज्य था। और जो मैसूर में उस समय हैदर अली और टीपू सुल्तान थे, इन लोगों के संबंध में कहा जाता था कि ये सबसे ज्यादा इनका अंग्रेजों का विरोध इनके दिमाग में था, क्योंकि इनका मानना यह था कि अंग्रेज भारत के लिए सबसे खतरनाक हैं। जब हम बंगाल की बात करते हैं तो वहां पर भी जो मीर जाफर का नाना था, जिसको हम नाम लेते हैं कि वहां के नवाब, उन लोगों का ये मानना था कि ये जो अंग्रेज हैं ये सबसे खतरनाक हैं। तो जब मैसूर की बात आती है तो मैसूर के साथ 4 युद्ध होते हैं, आप यहां पर देख रहे हैं। पहला युद्ध, प्रथम युद्ध जो है वो 67 से 69 के बीच में है, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। दूसरा युद्ध 1780 से 1784 के बीच में है, एंग्लो मैसूर वॉर। तीसरा युद्ध, यहां पर हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो टीपू सुल्तान ने लीडरशिप ले ली। और यहां पर ये जो तीसरा युद्ध है, इस तीसरे युद्ध की प्रक्रिया हम देखते हैं, एक तरफ से कॉर्नवालिस है अंग्रेजों की तरफ से और इधर टीपू सुल्तान है। अंतिम युद्ध जो चौथा युद्ध है 1799 का युद्ध है, इसमें मैसूर को पराजित किया जाता है, यानी इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, वो शहीद होता है और अंग्रेजों ने पूरे मैसूर पर अपना अधिकार कर लिया। अब इसी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि ये हैदर अली का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, और हैदर अली का क्योंकि ओरिजिनल चित्र है, उस वक्त फोटोग्राफी इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये हैदर अली का मूल चित्र है। हैदर अली के संदर्भ में हमको एक बात समझने की है, मूल रूप से जो मैसूर था, ये यूं कहें ये एक हिंदू राज्य था, क्योंकि ये पार्ट था विजयनगर का, विजयनगर साम्राज्य। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू राज्य था, इसलिए उसका एक प्रांत, एक सूबा होता था मैसूर। और यहां पर जो वाडियार राजा है, वाडियार राजवंश, आप लोगों ने सुना होगा। मैसूर का पैलेस आज भी बड़ा लोकप्रिय माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिल्मों की शूटिंग यहां पर होती है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो 17वीं शताब्दी में एक इंडिपेंडेंट राज्य स्थापित हुआ और 18वीं शताब्दी के मध्य में हैदर अली का उदय हुआ। ये व्यक्ति अपने आप में ये कुरैशी समुदाय से संबंधित था और बहुत ही बेहतरीन योद्धा था। ये इस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि ये पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ये अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का था। इसलिए इसने एक तरह से क्या स्थापित किया, अपने को सैनिक रूप से कुशल बनाया। और ये पहला व्यक्ति है, 2 लोग हमारे यहाँ इतिहास में 18वीं शताब्दी में ऐसे हैं जिन्होंने यूरोपियन पैटर्न में अपनी सेना को संगठित करना प्रारंभ किया। एक का नाम हैदर अली है, एक का नाम मीर कासिम है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से मराठाओं ने, जैसे कि महाजी सिंधिया हैं, होलकर हैं, जब हम पंजाब में आते हैं वहां पर रंजीत सिंह हैं, इन लोगों ने यूरोपीय पैटर्न में अपनी सेना को गठित किया। जो बंदूक बनाने का कारखाना था, वो कारखाना भी हैदर अली ने स्थापित किया था। तो हैदर अली धीरे धीरे
पावरफुल होता चला गया, एक पावरफुल सेनापति बना और खास करके उस धीरे धीरे सत्ता उसके हाथों में आ गई। और उस समय तक होता क्या था कि जो आप देख रहे हैं, ये आप दक्षिण भारत देख रहे हैं, ये मैसूर है। मैंने आपको बताया था कि ये पार्ट मराठे जो होते थे अक्सर चौथ वसूली के लिए मैसूर में आते थे, वो लूटपाट का काम करते थे। और इस लूटपाट के दौरान हैदर अली ने अनेक बार मैसूर को बचाया था, इसलिए आम जनता में भी मैसूर, ये जो हैदर अली था, ये लोकप्रिय हो गया। तो जो पहला युद्ध आता है, इस पहले युद्ध में अंग्रेज, क्योंकि एक तरह से कोशिश ये कर रहे हैं, अंग्रेज कोशिश ये करते हैं कि किस तरह से उनको भारत में प्रभुत्व मिले। और इसी प्रभुत्व के दौरान हम देखते हैं कि ये उस वक्त की जो स्थिति है, मैसूर का ये प्रभाव क्षेत्र है, ये कर्नाटक अभी तक जीत लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और ये त्रावणकोर का राज्य है, इस साइड में निजाम है, इस साइड में मराठे हैं। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं इस पार्ट को कि जो पहला युद्ध होता है, उस पहले युद्ध में ये देखें आप, पहला युद्ध 67 से 69 के बीच हुआ। इसमें एक तरफ मराठे, निजाम ऑफ हैदराबाद और अंग्रेज, ये एक त्रिगुट बन जाता है। लेकिन हैदर अली एक बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था, उसने इस त्रिगुट को तोड़ दिया। आप देख रहे हैं ये कौन है, ये पूरा पेशवाओं का या मराठों का क्षेत्र है। ये कौन सा है, ये निजाम का क्षेत्र है, ये उत्तरी सरकार है, अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। ये कर्नाटक का क्षेत्र है, अंग्रेज लोग कर्नाटिक बोला करते थे, वो कर्नाटक नहीं बोलते थे, उनकी स्पेलिंग भी सी से शुरू होती है, के से नहीं। और ये मैसूर है, तो ये देखिए घिरा हुआ है। तो अंग्रेजों ने इन सब के साथ समझौता किया, लेकिन हैदर अली ने इसको तोड़ दिया। तो जो पहला युद्ध था, इस पहले युद्ध में अंग्रेजों को कोई विशेष लाभ नहीं हो पाया। पहले युद्ध के बाद जो संधि हुई, इसका नाम है मद्रास की संधि, 1769 मद्रास की संधि। इसमें हैदर अली की पोजीशन साउंड थी, वो महत्वपूर्ण रहा। तो उसमें एक प्रावधान ये भी था इस संधि में कि अगर कभी कोई अंग्रेजों पर या यूं कहें कि हैदर अली पर आक्रमण करेगा, तो वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। लेकिन अनेक बार मराठों की तरफ से मैसूर पर अटैक हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने हैदर अली की कोई सहायता नहीं की, इसलिए ये एक विवाद का बिंदु बन रहा था। इसी क्रम में क्या आता है कि 1780 तक हम पहुंच जाते हैं। यहां पर आप देखें, एक माहे नाम की जगह है, माहे है, मैंगलोर है, कुछ जगह ऐसी थी जहां पर फ्रेंच का कंट्रोल था। तो इन्होंने क्या किया, इस माहे को लेकर के वाद विवाद प्रारंभ हुआ, और दूसरे युद्ध का जो मुख्य कारण था वो माहे था। ये तात्कालिक कारण, मुख्य कारण न कह करके तात्कालिक कारण क्या, मुख्य कारण तो पीछे से 10 साल से चले आ रहे थे। तो इस तरह से दूसरा युद्ध होता है, और इस दूसरे युद्ध में एक तरफ अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की तरफ से कौन है, जरा इसको मैं आपको एक बार, एक तरफ से अंग्रेज, उस समय दूसरी तरफ से मैसूर, नाम है हैदर, और बाद में उसका बेटा टीपू। टीपू को शेर मैसूर भी कहा जाता है। ये दो व्यक्तित्व हैं। ये दो व्यक्तित्व मैंने आपको बताया कि इनको मारने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए गिरजाघरों में, चर्चों में उस वक्त प्रार्थनाएं हुआ करती थी, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों की इस चरित्र को, इस कैरेक्टर को, इस स्वरूप को समझते थे। और यहीं पर बात आती है कि अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुआ, शुरुआत में हैदर अली की पोजीशन बड़ी साउंड रही, लेकिन जब आयरकूट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी, सैन्य अधिकारी आया, ये आयरकूट उस समय CNC यानी कमांडर इन चीफ हुआ करता था, ब्रिटिश आर्मी का, कंपनी की सेना का। और इस युद्ध के बाद युद्ध एक तरह से बदल सा गया, और अंततः युद्ध समाप्त हुआ, क्योंकि मैसूर की स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ गई, और संधि का नाम पड़ता है मैंगलोर, मैंगलोर की संधि। तो मैंगलोर की संधि कब हुई, 1784 में। ये सब यही पूछे जाएंगे, युद्ध कब हुआ और कब संधि हुई, कौन सी संधि हुई। तो कुल मिलाकर के ये जो बात आती है, अब टीपू सुल्तान क्या बनता है, टीपू सुल्तान अपने पिता की जगह मैसूर का शासक बनता है। ये
इसका नाम सुल्तान न होकर के बेसिकली ये एक बादशाह की उपाधि इसने धारण की थी, पादशाह। मुगल सम्राट बादशाह की उपाधि धारण करते थे। ये एक बहुत ही योग्य व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और खास करके उस जमाने में यूरोप की परिस्थितियों को समझता था। अभी एक क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया था कि ये फ्रांस की क्रांति के दौरान जो जैकोबिन क्लब बना था, उस जैकोबिन क्लब का भी सदस्य बना। जैकोबिन, दो तरह के दल थे वहां पे, जैकोबिन और जरंदिस्ट। तो जैकोबिन का सदस्य बना। ये आप श्रीरंगपट्टनम का किला देख रहे हैं। इस किले में इसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में एक वृक्ष लगाया था। जैकोबिन का ये सदस्य बना और फ्रांस से प्रभावित था। फ्रांस के क्रांतिकारी जो लेखक थे, उन लेखकों से प्रभावित था। इस तरह से इसने प्रशासनिक सुधार भी किए, राजस्व संबंधी सुधार भी किए, और इसी क्रम में ये चाहता था कि अंग्रेजों को अपने यहां से बाहर निकाल दें। और इसी प्रक्रिया में उसने, ये देखते हैं कि ये श्रीरंगपट्टनम है मैसूर में, और इस श्रीरंगपट्टनम में ये राजधानी थी। ये एक तरह से कहें कि किला था वहां पे। और इसमें तीसरा युद्ध होता है 1790 से लेकर के 92 तक, जिसमें एक तरफ से कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कॉर्नवालिस वही था जो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड की तरफ से लीडर था, सेनापति था, और ये हार गया था। इसको आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इसीलिए जब ये गवर्नर जनरल बनकर आया, तो टीपू सुल्तान, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझता था, उसको लगा कि ये तो वही व्यक्ति है जो हार के आया है अमेरिका में। इसलिए टीपू सुल्तान के हौसले भी बुलंद थे। उसने प्रशासनिक सुधार किए, और उसकी इन स्थितियों को देख करके, खास करके देखिए 1790 का वर्ष है, इस समय तक फ्रांस में क्रांति हो चुकी है, और टीपू सुल्तान फ्रांसीसी लोगों के साथ संपर्क बढ़ाता था, उनसे सैन्य सहायता लेता था, उनसे आर्थिक सहायता लेता था, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाता था। इस क्रम में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान इनके दिमाग में बहुत अखरने लगा, इसको समाप्त करने की सोचने लगे। युद्ध होता है, और इस युद्ध के दौरान कॉर्नवालिस ने खुद लीडरशिप ली सेना की, और सेनाएं आ जाती हैं श्रीरंगपट्टनम तक। अंततः 1792 में टीपू को एक संधि करनी पड़ती है, और इस संधि के दौरान, श्रीरंगपट्टनम की संधि ही नाम है उसका, इस संधि के दौरान उसको लगभग अपने साम्राज्य का आधा प्रदेश, आधा भाग, ये कोस्टल रीजन, खास करके अंग्रेजों के लिए जो कोस्टल रीजन हुआ करता था, तटीय क्षेत्र हुआ करते थे, वो बहुत महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि इन्हीं के माध्यम, क्योंकि इंग्लैंड के पास और कंपनी के पास नेवी बहुत साउंड थी, बहुत अच्छी थी। यहां तक कि टीपू को अपने दो बेटों को बंधक बना करके कॉर्नवालिस के कैंप में भेजना पड़ा। अब इसके उपरांत जो अगली स्थिति आती है, अगली स्थिति में टीपू सुल्तान, जब ये युद्ध हो गया, तो जॉन शोर नाम का गवर्नर जनरल आता है। उसकी नीति अहस्तक्षेप की नीति थी। उस हस्तक्षेप की नीति का लाभ उठाया टीपू सुल्तान ने, और उसी लाभ के क्रम में टीपू सुल्तान ने एक सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई, प्रशासनिक सुधारों की नीति अपनाई। ये टीपू सुल्तान आधुनिक भारत का वो व्यक्ति है, आप देख लीजिए, जिसने रॉकेट की खोज की थी। आज हम रॉकेट के लिए हम बात करते हैं, हमारे पास PSLV है, GSLV है, हमारे पास पूरा मिसाइल गाइडेंस प्रोग्राम है, लेकिन आप देख रहे हैं ये बात अंग्रेजों को भी वॉरफेयर के दौरान समझ में नहीं आई कि ये कौन से टूल का इस्तेमाल कर रहा है, किस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। उसने रॉकेट का इस्तेमाल किया था। बहुत छोटे हुआ करते थे, ये कहें कि प्रोटोटाइप थे ये। और ये अंतिम युद्ध है। इस अंतिम युद्ध यानी कि कब हुआ, आप इसकी डेट देख सकते हैं, 1799 में, 1799 में एंग्लो मैसूर वॉर। और इस एंग्लो मैसूर वॉर की स्थिति आप देख सकते हैं। ये यहाँ मैंगलोर है, मैसूर छोटा सा बचा है, बाकी एरियाज ये माहे है फ्रांस का। और इसको लेकर के जब युद्ध होता है, अब इस समय तक लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बन चुका था, और गवर्नर जनरल होने के साथ साथ उसने एक पॉलिसी बनाई थी, सहायक संधि। उस वक्त कहते हैं कि जो अंग्रेज अधिकारी आते थे, उनके दिमाग में फ्रेंच फोबिया हुआ करता था। फ्रेंच फोबिया, फ्रांस से बहुत डरते थे, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के कारण से यूरोप पूरा आंदोलित हो चुका था। नेपोलियन का उदय हो चुका था। 1798 तक नेपोलियन
इजिप्ट तक आ गया है, इसलिए अंग्रेजों को ये खतरा है कहीं ये भारत की तरफ ना आ जाए। ऐसी स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों को, खास करके इस वेलेजली को, वेलेजली जो नया गवर्नर जनरल था, वेलेजली, इस वेलेजली के लिए जरूरी हो गया कि टीपू सुल्तान का अंत कर दे। और इसी क्रम में वो सहायक संधि लेकर आया और इनके हैदराबाद के साथ और इन लोगों के साथ उसने सहायक संधि कर ली और टीपू को पूरी तरह से घेर लिया। और अंततः एक युद्ध होता है जो कि अंतिम युद्ध है, चौथा युद्ध। इसके उपरांत इसमें टीपू के लोगों को, उसके सेनापतियों को खरीद लिया गया। आप जानते हैं कि ये एक लंबा इतिहास है किसी भी देश का कि जहां पर गद्दार भी पैदा होते हैं और ये गद्दार दुश्मन के साथ मिल जाते हैं। राजस्थान के इतिहास में देखें, चाहे भारत के इतिहास में देखें, और गद्दारों की लाइन यूरोप के इतिहास में भी लगी हुई है, ऐसा नहीं कि भारत में ही हुए। तो ऐसी स्थिति में टीपू सुल्तान अकेला पड़ जाता है और अंततः वो युद्ध लड़ने के लिए स्वयं निकल पड़ता है। और जब युद्ध होता है तो उसको घेर लिया जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, टीपू सुल्तान की शहादत होती है। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि ये युद्ध समाप्त हुआ और इस युद्ध के साथ भी मैसूर के साथ भी एक सहायक संधि कर दी जाती है और वाडियार वंश का एक जो राजा था, एक राजकुमार था, उसको गद्दी पर बैठा दिया गया। और अब आप देख सकते हैं उस वक्त की 1795 की तस्वीर है ये। और धीरे धीरे अब अंग्रेजों के पास एक बहुत बड़ा राज्य यानी मैसूर आ चुका था और अंग्रेजों ने अपने बहुत बड़े दुश्मन का अंत कर दिया था। इस प्रकार से मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। ये इसका एक अंतिम पार्ट है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।